तो अब हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में और ये वही सीक्वेंस खुला हुआ है जो लास्ट टाइम हम एडिट कर रहे थे, बाइक वाला सीक्वेंस। जिन लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल देखा था वो लोग को बहुत बधाई हो, क्योंकि वो एडिटिंग के बेसिक सीख चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स के बारे में। हो सकता है थोड़ा सा ये भी लेक्चर लंबा जाए, इसके अंदर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, बट डेफिनेटली आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, ताकि आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस ना हो जाए। सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो टाइमलाइन के ऊपर आकर के या तो आप ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इस हैंडल से जूम इन कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। जूम इन करने के बाद में मैं शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि ईजिली यहाँ पर जो है आगे मूव कर सकूँ। सेंटर से पकड़ के इसको मूव करने में हम कई बार ज़्यादा मूव कर जाते हैं, तो स्लो मूव करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके आप टाइमलाइन पर स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रैक्स बने हुए हैं, V1, V2, V3, V4 वीडियो ट्रैक्स हैं और A1, A2, A3, A4 ऑडियो ट्रैक्स हैं। मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था ट्रैक्स के बारे में। फ़िलहाल हमारा सारा वीडियो इस ट्रैक के अंदर है जो V1 है, और सारी ऑडियो हमारी A1 ट्रैक के अंदर है। जैसे फ़िलहाल मैं प्ले करता हूँ इसको, तो प्ले करने पे ये बाइक की आवाज़ आई है, ये इस लेयर के अंदर है। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी डालना है तो आप वो नेक्स्ट लेयर के अंदर डालेंगे, फिर उनकी मिक्सिंग मैचिंग करेंगे। कोई साउंड इफेक्ट डालने हैं वो नेक्स्ट लेयर में डालेंगे, उसके ऊपर कोई वॉइस ओवर है वो नेक्स्ट लेयर में डालेंगे, और इन सब ऑडियोज़ की आप जो है मिक्सिंग करेंगे ताकि आपका फाइनल रिजल्ट बन करके आ जाए। फिलहाल मैं इस ऑडियो लेयर को म्यूट करना चाहता हूँ, तो इस ट्रैक के ऊपर यहाँ पे आएंगे तो M का बटन बना है, म्यूट ट्रैक लिखा आएगा, उस पर आने पे क्लिक करने पे ये एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रैक म्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो साउंड नहीं आएगी। इसी तरह से हर ट्रैक के आगे म्यूट बटन बना है और सोलो का बटन बना है। ये सब हम ऑडियो के टाइम पर अलग से डिस्कस करेंगे। वीडियो ट्रैक्स के अंदर जो है ये जो है टॉगल ऑन ऑफ का बटन बना है, आई का सिंबल है, इसे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑन या ऑफ हो जाएगी। अब जैसे ये बाइक वाली लेयर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये ऑफ हो जाएगी। और ये सिर्फ क्लिप के लिए नहीं है, पूरे ट्रैक के लिए। मान लीजिए पिछली क्लिप पे भी मैं आता हूँ, वो भी नज़र नहीं आएगी, तो इसको क्लिक करने पे वापस से वो क्लिप नज़र आ जाएगी, अगली भी आ जाएगी। तो इस ट्रैक के ऊपर जितनी भी क्लिप्स हैं वो इससे ऑन या ऑफ हो जाती हैं। आप ये देख सकते हैं, 2 लेयर छोड़ करके, 2 ट्रैक छोड़ करके ऊपर मैंने एक ये एडजस्टमेंट लेयर डाली है और इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग की है। अगर मैं इसे ऑफ़ करूँ तो ये ऑफ़ करने पे आपको ऐसा नज़र आएगा, पूरा वॉश्ड आउट। जैसे कि ये बहुत धूप में शूट किया था एक्चुअली, इसलिए ऐसा वॉश्ड आउट नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था। तो थोड़ा ये विजिबल हो जाए इसलिए मैंने थोड़ी कलर ग्रेडिंग की है। इसे मैं ऑन करता हूँ तो अब ये इतना विजिबल हो जाता है इसकी वजह से। और ये एडजस्टमेंट लेयर आप कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पर जो है राइट क्लिक करके न्यू आइटम और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं। वो बन करके आपकी इधर आ जाएगी। ये मेरी लेयर आ गई थी, उसका नाम मैंने CC रखा, और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको वापस हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट फ़िलहाल नहीं है। ये हम बाद में दोबारा कलर ग्रेडिंग के टाइम पे अच्छे से इसको देखेंगे, अगले लेक्चर्स के अंदर ये आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं सोर्स विंडो जो है, इसके बगल में यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स की विंडो है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये विंडो आ जाएगी। अगर ये आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है इफेक्ट कंट्रोल की विंडो, तो विंडो वाले बटन पे जाइए और वहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स लिखा हुआ है, Shift+5 इसका शॉर्टकट भी है। यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए, अगर नहीं लगा तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपकी विंडो आ जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है विंडो, बिकॉज कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर तभी कुछ डेटा आएगा अगर कोई क्लिप सिलेक्टेड होगी। ये जैसे मैं क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ बाइक वाली को, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें बनी हुई आ गई हैं। ये बेसिकली वीडियो और ऑडियो के कुछ इफेक्ट्स हैं, डिफ़ॉल्ट इफेक्ट्स हैं जो लगे ही होते हैं, हमेशा आपकी हर क्लिप के ऊपर लगे होंगे। मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ तब भी नज़र आएंगे, इसको सिलेक्ट करूँगा तब भी, एडजस्टमेंट लेयर को करूँगा तब भी लगे हुए नज़र आएंगे। तो उसके अंदर ऑडियो के नहीं है एडजस्टमेंट लेयर में, बिकॉज उसके साथ कोई एसोसिएटेड ऑडियो नहीं है। वापस मैं बाइक की क्लिप के ऊपर आ जाता हूँ। तो 3 ऑडियो के इफेक्ट्स हैं, इनको फिलहाल के लिए इग्नोर कर देंगे हम सिर्फ वीडियो इफेक्ट्स की बात करने वाले हैं। ऑडियो जो है सारी ऑडियो के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर मोशन, ओपेसिटी और टाइम रिमैपिंग, ये 3 इफेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं। ये क्या काम करते हैं, अगर मैं मोशन वाले पे आके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाएगा पूरा पैनल, और यहाँ पर पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, एंटी फ्लिकर, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। और ओपेसिटी वाले ड्रॉप डाउन को खोलता हूँ तो यहाँ पर ओपेसिटी की ऑप्शन दे रखी है। पोजीशन क्या है, एक्स और वाई एक्सिस में इसको आप मूव कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा इसको इधर उधर कर रहा हूँ तो ये मूव हो जाएगी। स्केल से ये छोटी बड़ी हो जाएगी इमेज आपकी। रोटेशन से ये रोटेट हो जाएगी। स्केल में एक और ऑप्शन है कि अगर ये यूनिफॉर्म स्केल नहीं करना चाहते आप, अभी यूनिफॉर्म स्केल हो रहा है, अगर आप चाहते हैं एक एक्सिस में स्केल हो तो इसको हटा दीजिए। आप हाइट को अलग से स्केल कर सकते हैं और विड्थ को अलग से स्केल कर सकते हैं, बट इससे आपकी वीडियो जो है स्ट्रेच हो जाएगी, इसलिए वापस से यूनिफॉर्म स्केल कर देते हैं। अब कोई भी ऑप्शन आपने जो छेड़ दिया, अब उसके ओरिजिनल पे जाना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन थी, तो उसके लिए जो है उस
प्रॉपर्टी के सामने ये बटन बना हुआ है रीसेट पैरामीटर का, इस पर क्लिक कर दें, वो पैरामीटर रीसेट हो जाएगा। अब स्केल वापस ठीक हो गया, हमारी पोजीशन ठीक नहीं है तो उसके लिए पोजीशन के सामने जो है बना हुआ है रीसेट पैरामीटर का बटन, इस पर क्लिक करें, पोजीशन ठीक हो जाएगी। मान लीजिए आपने ये छेड़ दिया है, थोड़ा सा स्केल बढ़ा दिया है, थोड़ा सा रोटेट छेड़ दिया, आपने काफ़ी चीज़ें कर दी हैं और सबकी आपको एकदम वापस डिफ़ॉल्ट चाहिए आपको जैसा पहला था क्लिप, तो सबके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। या तो एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप मोशन जो लिखा हुआ है उसके सामने आकर के यहाँ पे एक मास्टर रीसेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे मोशन के इफेक्ट्स जो हैं वो एक साथ रीसेट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर इफेक्ट के सामने एक छोटा सा घड़ी का निशान बना हुआ है स्टॉप वॉच का, और इसके ऊपर आने पे लिखा था टॉगल एनिमेशन। बेसिकली जिस भी प्रॉपर्टी के सामने ये निशान बना हुआ है उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आकर के फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर एक की फ्रेम बना आ गया। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं इस एरिया को। यहाँ पर ये टाइमलाइन है, जैसे इधर टाइमलाइन है वैसे ही ये की फ्रेम्स के लिए टाइमलाइन है। तो यहाँ पे एक की फ्रेम बना आ गया। अब मान लीजिए थोड़ी ड्यूरेशन के बाद में मैं इसको पोजीशन को मूव कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक और की फ्रेम लगा हुआ आ गया। अब आप देख रहे हैं कि पहले मैं यहाँ पे इसको प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ इस फ्रेम के बीच में इसकी पोजीशन एनिमेट हो रही है। तो जिस भी चीज़ के आगे ये घड़ी का निशान लगा हुआ है उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर मेरे को ये सारी कीज़ डिलीट करनी है, एक को डिलीट करना है कीज़ को, तो उसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मल्टीपल कीज़ लगी हैं बहुत सारी और आप उनको सबको सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो इस घड़ी के ऊपर दोबारा क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर लिखा है दिस सेक्शन विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके, सारे की फ्रेम डिलीट हो जाएंगे। और मान लीजिए अब स्केल पे हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे की लगाया, थोड़ा आगे जा करके एक और थोड़ी स्केल करके की लगाई, तो ये जो दो कीज़ हैं इसके बीच में आप क्विकली स्नैप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एरो पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस की फ्रेम पे चले जाएंगे, अगर राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट की फ्रेम पे चले जाएंगे। और आपको बीच में कहीं पे की फ्रेम लगाना है, लेकिन आप वैल्यू छेड़ना नहीं चाहते क्योंकि वैल्यू छेड़ने से तो ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाएगा, बट आप चाहते हैं कि सिंपली की फ्रेम लग जाए और वैल्यू ना चेंज करनी पड़े। तो आप ये सेंटर में बटन है ऐड रिमूव की फ्रेम, इस पर क्लिक करेंगे की फ्रेम लग जाएगा। अगर ऑलरेडी की फ्रेम लगा हुआ है और दोबारा क्लिक करेंगे तो की फ्रेम हट जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से आप की फ्रेम सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्केल वाले को भी हटा देता हूँ वैल्यूज़ को सारी और इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे मोशन लिखा है इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ इसकी जो है आउटलाइन आ गई और सेंटर में एक ये सर्कल बना हुआ आ गया। ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये एंकर पॉइंट इसको बोलते हैं। तो एंकर पॉइंट अगर मैं यहाँ से ऐसे लेफ्ट राइट इसको मूव करता हूँ, आप देख रहे हैं पूरी की पूरी फुटेज मूव कर रही है लेकिन एंकर पॉइंट वहीं पे है। तो इस तरह से आप एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, बट ये मेथड ठीक नहीं है क्योंकि इससे पूरी फुटेज आपकी मूव कर जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिलेक्शन टूल को लेकर के एंकर पॉइंट पे आइए, तो आप देख रहे हैं एंकर पॉइंट पे आते ही वो टूल चेंज हो जाता है। अब ये एंकर पॉइंट मूव करने के लिए टूल बन जाता है। इसको ड्रैग करके मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये एंकर पॉइंट कॉर्नर में आ गया है। पहले हम जब रोटेट कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि सेंटर से रोटेट कर रही थी आपकी जो वीडियो है। अब मैं रोटेट करता हूँ तो ये देख रहे हैं इस पॉइंट से रोटेट कर रही है। तो बेसिकली एंकर पॉइंट आपका पिवट पॉइंट है, इसको आप धुरी भी बोल सकते हैं। जहाँ पे एंकर पॉइंट होगा वहीं से चीज़ें रोटेट या स्केल या ट्रांसफॉर्म सब चीज़ें यहीं से होंगी। तो ये तो मोशन के कुछ इफेक्ट्स हो गए, आपको ये भी मालूम चल गया कि इनको आप एनिमेट कर सकते हैं। ओपेसिटी के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी ऑन था, इसको मैं एक बार क्लिक करके ऑफ कर लेता हूँ। ओपेसिटी क्या करती है, आप बेसिकली इसको कम करेंगे तो वीडियो आपकी जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी, या 23% 50% जितना आप उसको रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मान लीजिए इस लेयर के ऊपर एक और लेयर हो, तो मैं जो साइड में लेयर है ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर ये लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। अब ये लेयर जो है इसकी मैं ओपेसिटी अगर कम करता हूँ तो आप देख रहे हैं नीचे वाली लेयर दिखनी शुरू हो गई। अगर 0 कर देता हूँ तो बिल्कुल नीचे वाली दिख रही है, ऊपर वाली पूरी गायब हो गई। और ब्लेंड करना तो मैं इसको 63% 4% जितना मैं बढ़ाता जाऊँगा 100% पे टोटल ऊपर वाली नज़र आएगी, नीचे वाली नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से आप ओपेसिटी से जो है लेयर्स को ब्लेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मैं ओपेसिटी की हटा देता हूँ और इसको 100% ही रखता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्लेंड मोड लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देख रहे हैं कुछ नीचे वाली के साथ ये ब्लेंडिंग हो गई है। अगर यहाँ पर और भी है स्क्रीन करता हूँ तो अब यहाँ अलग तरीके से ब्लेंड हो गया। अब निचली फुटेज भी आपको थोड़ी नज़र आ रही है और ऊपर वाली भी। और यहाँ पे कलर डॉज हो गया, या फिर ये अलग अलग टाइप के हैं। ओवरले हो गया, ओवरले में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे की फुटेज भी थोड़ी नज़र आ रही है और ऊपर की भी नज़र आ रही है। तो अलग अलग ब्लेंडिंग मोड में अलग अलग टाइप के ये इफेक्ट आते हैं। डिफरेंस पे क्लिक किया तो ये आ गया। तो कई बार आपको इस तरह से आपने म्यूज़िक वीडियो में देखा होगा, इस तरह के कुछ इफेक्ट आते हैं, वो आप यहाँ से ब्लेंडिंग मोड से भी कुछ खेल सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं इसको वापस नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ओपेसिटी के साथ में यहाँ पे कुछ 3 चीज़ें बनी हुई हैं। ये मास्क बनाने की ऑप्शन है, सर्कल मास्क, रेक्टेंगल या पेन टूल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं रेक्टेंगल मास्क पे क्लिक करता हूँ
तो बेसिकली जो कुछ भी इस रेक्टेंगल के अंदर है वो नज़र आएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा, यानी कि बाकी जगह पे नीचे वाली फुटेज नज़र आएगी जो लेयर में नीचे है। इस मास्क को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से इसके चारों पॉइंट्स को हिला सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से इसका जो है कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, और इसमें बेसिकली और पॉइंट भी ऐड कर सकता हूँ, शेप को चेंज कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मास्क बनाने के बाद यहाँ पे मास्क 1 लिखा आ गया। आप मल्टीपल मास्क बना सकते हैं ढेर सारी। यहाँ पे उसकी कुछ ऑप्शंस हैं। मास्क फेदर है, इसको बढ़ाऊंगा तो जो है एजेस जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। बाहर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई है इस तरह से। तो इन्वर्ट करने पे जो चीज़ आपकी सिलेक्शन के अंदर थी वो आपकी गायब हो जाएगी, और जो बाहर की चीज़ थी वो आपकी नज़र आएगी। तो जहाँ पे सिलेक्शन था वहाँ गायब हो गया और नीचे की लेयर नज़र आ रही है। अगर मैं नीचे की लेयर को ऑफ करके दिखाऊँ आपको, तो बेसिकली इस तरह से मास्क की वजह से वो कट हो गई है ऊपर की लेयर। मास्क को दोबारा देखना हो तो मास्क पे आके क्लिक करें, यहाँ पर मास्क 1 जहाँ लिखा है तो आपको नज़र आ जाएगा। आप उसको फिर एडिट कर सकते हैं उसके बाद में। और यहाँ पे मास्क में भी आप देख रहे हैं मास्क पाथ के ऊपर जो है आप की लगा सकते हैं, मास्क फेदर पे की लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें कीएबल हैं। फिलहाल मैं इस मास्क को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट प्रेस करके। पेन टूल से आप जो है कोई भी पर्टिकुलर अपनी मर्ज़ी की शेप का, मान लीजिए आपको कैरेक्टर की चारों तरफ मास्क चाहिए तो आप वो बना सकते हैं, और सिर्फ वो आ जाएगा, बाकी का जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। नीचे वाली लेयर मैंने हाइड कर दी थी, इसे एक बार ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितने एरिया पे मास्क लगा है उसके अंदर की चीज़ नज़र आएगी और बाहर की चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो मास्क पे आके एक बार वापस इसे डिलीट कर देते हैं। अभी के लिए मैं इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ और इस क्लिप को वापस हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे मोशन का इफेक्ट भी हो गए और ओपेसिटी का भी हो गया। उसके बाद है टाइम रीमैपिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम रीमैपिंग बेसिकली आपकी फुटेज की स्पीड को कहीं पे आपने तेज़ करना हो, कहीं पे वापस धीरे करना हो, उस चीज़ के काम आती है। अभी जैसे ये क्लिप है, ये क्लिप जो है मैंने 50 FPS पे शूट की थी और इसको यहाँ मैं 50% स्पीड पे चला रहा हूँ, यानी कि 25 FPS पे। तो ये स्लो मोशन के अंदर भी ठीक चलती हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर ज़्यादा जर्क नज़र नहीं आ रहे। उसका रीज़न ये है कि 24 फ्रेम पर सेकेंड तक की चीज़ को हमारी आँखें जो है नॉर्मल तरीके से देख लेती हैं, वहाँ पर उसको कोई जर्क नज़र नहीं आता। अगर 24 फ्रेम से कम फ्रेम हो जाएं तो हमें जर्क नज़र आते हैं। क्योंकि मैंने इस वीडियो को 50 फ्रेम पर सेकंड पे शूट किया था, इसको जब अब मैं हाफ स्पीड पे चला रहा हूँ तो भी 25 फ्रेम पर सेकंड पे ये चल रही है, इसलिए जर्क नज़र नहीं आ रही। क्योंकि 25 फ्रेम पर सेकंड जो है वो 24 से ऊपर है, तो हमें ये स्मूथ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 10 फ्रेम पर सेकंड पे ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, तो जर्क नज़र आएंगे। जैसे कि मैं आपको राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन पे जाकर यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, इसको 10 करके दिखाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जर्क आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट 10 तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। स्पीड ड्यूरेशन में जा करके मैं इसको 25 पे ले आता हूँ, तो आपको यहाँ पर भी जर्क नज़र आ रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पीड ड्यूरेशन पे गए, मान लीजिए 25 आप कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्रेम सैम्पलिंग लिखा होता है, ठीक है। आप इसको हटा करके अगर ऑप्टिकल फ्लो पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो अभी भी यहाँ पे जर्क ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं एक्सप्रेस करता हूँ, एक्सप्रेस करने से क्या होगा कि ये जो क्लिप है, क्लिप की ड्यूरेशन तक मार्क इन और मार्क आउट हो जाएगा। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लगा के मार्क इन का आई से और मार्क आउट का ओ से। एक्सप्रेस करने से सिलेक्टेड क्लिप जो होती है उसके दोनों तरफ अपने आप ये मार्क लग जाते हैं। तो शॉर्टकट है ये, कीबोर्ड शॉर्टकट में आप देख सकते हैं। अब मैं सीक्वेंस पे जा करके रेंडर इनटू आउट करता हूँ, तो ये थोड़ी देर रेंडरिंग होगी और जो येलो लाइन है यहाँ पर या तो येलो या रेड होगी, वो लाइन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसी ग्रीन हो गई, अब आप देख रहे हैं अब ये स्लो मोशन इफेक्ट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि मैंने 50 फ्रेम पर सेकंड पे शूट किया, 100 पे नहीं किया। अगर मैं इसको 100 फ्रेम पर सेकंड पे शूट करता और 4 गुना स्पीड कम करता इसकी, तो मेरी स्मूथ चलती। लेकिन मैंने सिर्फ 50 फ्रेम पर सेकंड पे शूट किया था, तो 4 गुना स्पीड कम करने पर मेरे को जर्क आ रहे थे। बट ये ऑप्टिकल फ्लो को इस्तेमाल करके ये जो है जर्क रिमूव हो गए हैं। उसका एक्चुअली मैथ क्या है, जब हम इस वीडियो को 1/4 स्पीड पे चला रहे थे तो हर एक फ्रेम के बाद एक फ्रेम स्किप हो रहा था, तो उसकी जगह पे वो जर्क आ रहा था, वहाँ पे वो स्नैप हो रहा था। अब इसमें क्या हुआ, ऑप्टिकल फ्लो क्या करता है, हर 2 फ्रेम के बीच में जो गैप वाला फ्रेम है उसको ये खुद रिक्रिएट कर लेता है, पिछले फ्रेम को और अगले फ्रेम को रीड करता है और उसके बीच में क्या होना चाहिए था वो फ्रेम ये फिल कर देता है। इस वजह से वो स्मूथनेस आ जाती है। बट ये आपको प्लेबैक में सीधा नज़र नहीं आता, तो आपको ये एक बार जो है सीक्वेंस में जा करके इसको इनटू आउट रेंडर करना पड़ता है, तब ये इफेक्ट कैलकुलेट हो करके आपको स्मूथ रिजल्ट दे देता है। ये तो सिंपली अगर आप बहुत लोअर फ्रेम रेट के ऊपर वीडियो को प्ले करना चाहते हैं और स्मूथ मोशन चाहते हैं फिर भी, तो उसके लिए आप ऑप्टिकल फ्लो को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे थे स्पीड रैंपिंग की, वो अभी नेक्स्ट चीज़ है। उसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि अभी मैं इसको कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ। एक्चुअली 2 बार मैंने कंट्रोल Z किया है, तो नॉर्मल जो है स्पीड ड्यूरेशन में अभी 50% पे चल रहा है। अभी नॉर्मल क्लिप जैसे पहले थी वैसे हो गई है।
मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि शुरू में यहाँ तक एकदम से ये तेज़ चले क्लिप यहाँ कहीं तक, और उसके बाद में धीरे हो जाए और फिर एक बार तेज़ हो और फिर से धीरे हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ तक तेज़ चले, तो मैं यहाँ पे सी प्रेस करके कट लगा लेता हूँ। ये जो हिस्सा है इस पर राइट क्लिक किया, स्पीड ड्यूरेशन इसको 150 कर देता हूँ, ओके, और इसको ड्रैग करके फुटेज को पीछे ले आता हूँ। अब ये शुरू में तेज़ और फिर एकदम से धीरे। जब ये धीरे हो गई है उसके बाद में मैं चाहता हूँ इधर तक धीरे चले, फिर ये एंड का झटका जो है वो तेज़ लगे। तो यहाँ पे मैंने कट किया और ये जो लास्ट झटका है यहाँ तक तेज़ रखता हूँ, इधर एक और कट करता हूँ। तो तेज़ रखने के लिए राइट क्लिक इस क्लिप पे ऊपर और स्पीड ड्यूरेशन यहाँ पे भी 150 कर देता हूँ। आप ये रेट स्ट्रेच टूल से भी कर सकते हैं आर प्रेस करके, लेकिन मैं क्योंकि वैल्यूज़ पे काम कर रहा हूँ तो एंटर करना मेरे लिए ईजी है। उसके बाद में वापस से धीरे। तो अब ये देखेंगे आप, पहले तेज़ फिर धीरे फिर तेज़ फिर धीरे। आप देखते हैं इसको, तेज़ धीरे। लेकिन इसमें एक नोटिसेबल जर्क आता है। उसका रीज़न क्या है कि आप जिस फ्रेम पे कट कर रहे हैं उससे एक फ्रेम पहले तो ये स्पीड जो है आपकी 50% है और एक फ्रेम बाद आपकी सीधा 150% है। तो बीच में कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं आया, एकदम झटके से चेंज हुआ है। तो इस वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा। जो आपकी स्पीड रैंपिंग है वो स्पीड का जो चेंज है उसको एकदम जर्की होने के बजाय उसके लिए एक रैंप बना देती है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी 50% से 150% जो है वो एक फ्रेम पे ना हो, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो, वो कुछ फ्रेम्स तक जो है ग्रेजुअली चेंज हो। उसके लिए क्या करना है, मैं एक बार कंट्रोल जेड करके ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आता हूँ। ये ओरिजिनल सिचुएशन थी हमारी, क्लिप जो है सारी की सारी 50% पे चल रही है। अब पहले तो ये थोड़ी सी आपको साफ नज़र आए इसलिए यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और बाकी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो एफएक्स की लेयर है कई बार होता है हम गलती से इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर ही हम लगाए जा रहे हैं चीज़ें। हमें अभी फ़िलहाल इस क्लिप के ऊपर काम करना है, वो गलती से सिलेक्ट ना हो, इसलिए मैं इस ट्रैक के ऊपर जा करके यहाँ पर एक बटन है ये टॉगल ट्रैक लॉक का, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं गलती से उसे सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो ये भी एक फ़ीचर है, आपको जो है हैंडी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ जो है गलती से आप सिलेक्ट ना करें तो उसको इस तरह से लॉक लगा दीजिए। अगर मैं अपने पॉइंटर को यहाँ दो ट्रैक्स के बीच में लेकर के आता हूँ इस लाइन पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको मैं पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ, तो इससे फुटेज मेरी बड़ी हो जाएगी। दूसरा, मैं वीडियो की इस प्लेस के ऊपर आकर के अगर ऑल्ट से स्क्रॉल करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके, तो भी मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। दोनों ही केस में मुझे इस तरह से थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी वीडियो की। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर क्लिप के टॉप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एफएक्स का एक बटन बना हुआ है येलो कलर का, सभी क्लिप्स में आपको मिलेगा। इस पर मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो ये मोशन ओपेसिटी, टाइम रिमैपिंग, जो भी इफेक्ट्स इसके ऊपर लगे हैं नज़र आएंगे। इसके अलावा भी कोई आप एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाते हैं तो वो भी नज़र आएगा। फिलहाल मैं टाइम रिमैपिंग पे आके स्पीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक लाइन बन करके आ गई है बीच में, आप देख रहे हैं। और मैं इस लाइन के ऊपर जब पॉइंटर लाता हूँ तो ये एक ऊपर नीचे करने का मुझे ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 100% स्पीड है अभी। अब मैं इसको अगर ऊपर करता हूँ तो ये 110%, 112 ये बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसको और ऊपर ले जाता हूँ, मान लीजिए मैं 200% के पास ले जाता हूँ और यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो आप देख रहे हैं क्लिप छोटी हो गई। उसका रीज़न ये है कि अब मैं प्ले करूँगा, स्पीड बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली जो ड्यूरेशन थी पहले वो जो इतनी देर में क्लिप चल रही थी स्लोली, वो अब छोटी हो जाएगी क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो रही है। अगर मैं इसको ड्रैग करके ज़्यादा नीचे ले आता हूँ, मान लीजिए 36% पे ले जाता हूँ, तो क्लिप लंबी हो जाएगी। ऑब्वियसली इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पे आगे एक क्लिप आ जाती है, तो ये अब स्लो हो गई है क्लिप। 2 बार कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा ताकि ओरिजिनल पे आ जाऊँ मैं। अब हमें क्या करना है, जैसे पहले हमने किया था, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि तेज़ आए क्लिप, तो इधर आकर के इस पॉइंट पे आकर अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, तो ये देख रहे हैं पॉइंटर चेंज हो गया, एक प्लस का साइन आ गया है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ये कट लग गया है इस लाइन के लिए, जो ये स्पीड की लाइन है इसके लिए यहाँ पे कट लग गया। ये एक्चुअली क्लिप के ऊपर कट नहीं लगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइम रीमैपिंग जो है इस जगह पर ये पॉइंट आ गया है, की फ्रेम आ गया है। अब क्या है कि मैं इससे पहले की जो चीज़ है उसको पकड़ करके ड्रैग कर सकता हूँ ऊपर की तरफ। अब मैं इसको ये 120 के आसपास ले जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा तेज़ हो गया। उसके बाद की जो चीज़ है उसको मैं चाहता हूँ कि ये स्लो हो जाए, तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, अराउंड 35 कर देता हूँ। तो जो है ये पहले तेज़ था, फिर एकदम से स्लो हो गया। अभी भी क्या चीज़ है कि ये जब जहाँ पे हमने की लगाई है उससे एक फ्रेम पहले स्पीड ज़्यादा है और एक फ्रेम बाद स्पीड कम है। हम चाहते हैं कि ग्रेजुअली ये कम हो। उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हैंडल बना हुआ है, इसको अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो आप देख रहे हैं अभी एक 2 हैंडल में डिवाइड हो गया। इनको मैं इधर उधर कर सकता हूँ। अब ये हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक जर्की तरीके से नहीं आएगा, ये एक रैंप बन गया है।
इसको ही स्पीड रैम्प बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये रैम्प के अंदर जो है ग्रेजुअली कम होगी स्पीड, तो स्मूथली होगी, ये जर्क नज़र नहीं आएगा। अब ये स्मूथली ये चीज़ एकदम ब्लेंड हो गई है यहाँ पर। थोड़ा और इसको स्मूथ करने के लिए आप किसी भी हैंडल पे क्लिक करें, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर जो है एक शार्प पॉइंट है और नीचे भी शार्प पॉइंट है। इसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा जो है हल्का सा जर्क की सिचुएशन फिर भी रहती है। ग्रेजुअल इसको और भी ज़्यादा स्मूथ चाहते हैं आप, तो इस हैंडल को पकड़ के आप ऐसे रोटेट करें। आप देख रहे हैं तो दो कॉर्नर हैं वो अब राउंड हो गए हैं, तो ये बीजियर कर्व जो है उससे ये शेप अगर आप बना देंगे तो और भी स्मूथली ये ब्लेंड होगा। हाई स्पीड से स्लो स्पीड में हम आ गए हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि इजीली मैं टाइमलाइन पे मूव कर सकूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ से क्लिप थोड़ी छोटी हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तेज़ किया तो वहाँ से कंपनसेट करने के लिए क्लिप छोटी हो गई है। तो जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे किसी भी पॉइंट पे, वो आगे वाली क्लिप को छोटा या बड़ा करेंगे, उसको इफेक्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले तेज़ चला, अब ये यहाँ तक धीरे चले, यहाँ कहीं तक, और इसके बाद में ये थोड़ा सा तेज़ चले। तो मैं यहाँ पे आकर के वही कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, और अब जो आगे की चीज़ है इसको मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको वही 120 के आसपास कर देता हूँ। ये 121 कर दिया मैंने। तो ये देख रहे हैं पीछे सारी की सारी क्लिप यहाँ पे कट करके छोटी हो गई है। अब मैं यहाँ पे भी स्मूथ करने के लिए इसको हैंडल को ड्रैग करके थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ। थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं, और वही इस चीज़ को एजेस जो है इसकी जो कॉर्नर है इसको स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा हैंडल को पकड़ के ऐसे राउंड कर देते हैं। अब ये स्मूथली वापस इसके अंदर ब्लेंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्ले करके, फास्ट से स्लो और स्लो से फिर से एकदम फास्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फास्ट दोबारा हुआ है ये यहाँ तक फास्ट हो, उसके बाद वापस से स्लो हो जाए। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो फिर से यहाँ पे अब हम इसको जो है ड्रैग करके नीचे लाते हैं। अराउंड मैं इसको 35 ही कर लेता हूँ फिर से। तो जैसे मैंने इसको 35 के राउंड लेके गया, ये जो चीज़ है ये बड़ी हो गई, यहाँ तक पहुँच गई है। और इसके भी हैंडल को मैं थोड़ा सा इस तरह बाहर निकाल लेता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, और वही थोड़ा स्मूथ कर देते हैं ताकि रिज़ल्ट और बेटर हो जाए। अब अगर हम इसे देखेंगे, प्ले किया, फास्ट स्लो फास्ट फिर से स्लो, तो फास्ट स्लो फास्ट फिर से स्लो। अभी जो बीच में फास्ट हुआ है मैं थोड़ा चाहता हूँ और फास्ट हो जाए, इसकी थोड़ी सी और मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ स्पीड। तो यहाँ पे आगे थोड़ा तेज़ी से आएगा और फिर स्लो हो जाएगा, फास्ट स्लो। और यहाँ पे भी इस फास्ट वाले को थोड़ा और तेज़ कर देते हैं। फास्ट से स्लो और फास्ट फिर स्लो। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा स्पीड को अगर और स्लो कर देता हूँ आगे की, तो ये मैं एंड तक इसे फिल कर पाऊँगा। तो 31 काफ़ी स्लो हो गया है। अब इसके अंदर जो ये चॉपीनेस नज़र आ रही है वो स्पीड रैम्पिंग ख़राब होने की वजह से नहीं है, वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था 24 फ्रेम पर सेकंड से नीचे जो हो गई है उसकी स्पीड, उसकी वजह से चीज़ आ रही है। उसको कंपनसेट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और स्पीड ड्यूरेशन पे जाएंगे। यहाँ पर फ्रेम सैम्पलिंग पे जा करके ऑप्टिकल जो फ्लो है इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जैसे मैंने ओके किया, ये वापस से ऊपर जो है येलो लाइन आप देख रहे हैं। अब मैं इसको क्लिप को सिलेक्ट करके एक्सप्रेस करूँगा ताकि मार्किंग हो जाए यहाँ से यहाँ तक क्लिप, और मुझे इसको सीक्वेंस में जाके रेंडर इनटू आउट करना पड़ेगा, तभी वो ऑप्टिकल फ्लो का फाइनल रिजल्ट दिखाई दे पाएगा। तो जैसे ये होगी यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा और ये वीडियो प्ले हो जाएगी अपने आप। आप देख रहे हैं अब कितना स्मूथ मोशन इसके अंदर आ गया है। तो अगर मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं शुरुआत में फास्ट से ये एकदम स्लो होगा और फिर फास्ट होगा, ये फास्ट से स्लो हुआ और फिर फास्ट हुआ और फिर एकदम बिल्कुल स्लो हो गया। तो बहुत ही कूल ये एकदम इफेक्ट नज़र आ रहा है, फास्ट से स्लो फिर फास्ट और फिर से दोबारा स्लो। तो आप इससे बड़ा इंटरेस्टिंग ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम स्पीड रैम्पिंग बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसको आप अपने वर्क फ्लो में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो ये ऑप्टिकल फ्लो है ये तभी आपका बेटर काम करता है अगर आपकी जो फुटेज है थोड़ी स्टेबल टाइप की हो, एक ट्राइपॉड पे जैसे लिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपका कैमरा बहुत तेज़ मूव कर रहा है, सब्जेक्ट बहुत तेज़ मूव कर रहा है, डायरेक्शंस बदलती जा रही हैं बार बार, तो हो सकता है थोड़ा वियर्ड इफेक्ट आपको दे ऑप्टिकल फ्लो जो है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम इस इफेक्ट के बाद आगे चलते हैं। मैंने एक अलग से एक इमेज रखी हुई है। ये इमेज बहुत बड़े साइज़ की, अगर मैं मोशन पे क्लिक करूँ तो आपको दिखाई देगा, इसके हैंडल भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा। मैं इसको अराउंड 25 कर देता हूँ और जो है मोशन पे एक बार क्लिक करने के बाद मैं इसको
मैनुअली भी इस विंडो के अंदर मूव कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास इमेज है, अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये वापस उधर चला गया क्योंकि यहाँ पे मार्क्ड थी वो, ये सिर्फ मार्क्ड एरिया को प्ले करेगा पहले। तो मैं राइट क्लिक करके क्लियर इन एंड आउट पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये मार्क हट जाए यहाँ से, और मैं वापस जो ये मेरी एंड में मैंने इमेज डाली है इस पर आता हूँ। अब प्ले करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ये सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा इसके अंदर मोशन आए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मान लीजिए स्केल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और कुछ फ्रेम के बाद यहाँ पे स्केल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 25 से 27 कर देता हूँ। अब मैं वापस फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ, अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये सिर्फ थोड़ा सा स्केल एनिमेट करने से मैंने ऐसा लुक दिया कि जैसे कैमरा अंदर की तरफ मूव कर रहा हो, कैमरा वीडियो के अंदर की तरफ मूव कर रहा हो। थोड़ा सा और मैं स्केल बढ़ा देता हूँ अगर आपको थोड़ा और बेटर विजिबल हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कैमरा स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो आप इस तरह से सिंपल की फ्रेम्स के साथ में आप इमेज को भी थोड़ा सा वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई शॉट डालना है, आपको इंटरेस्टिंग इमेज मिली हुई है लेकिन आप चाहते हैं वो डेड नज़र ना आए बिल्कुल रखी हुई, तो आप थोड़ा सा स्केल करके उसको या थोड़ा सा पैन करके इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी जो है कीज़ को डिलीट कर देता हूँ, ओरिजिनल साइज़ पे इसे ला देते हैं। अब जो है ये हमारे पास क्लिप थी, आप देख रहे थे लास्ट में इंटरव्यू वाली, इसके ऊपर हम आगे की चीज़ें करते हैं। ये हमने देख लिए हैं जो डिफ़ॉल्ट इफेक्ट्स हैं सारे, मोशन का देख लिया हमने, ओपेसिटी देख लिया और टाइम रीमैपिंग भी हमने सीख लिया है। इनको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब इसके अलावा जो इफेक्ट हैं वो लगाने के लिए यहाँ पर इफेक्ट्स का टैब है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट्स का जो है नज़र आ जाएगा आपको। अगर नहीं नज़र आ रही है आपको ये टैब यहाँ पर, तो आप विंडो पे जाएँ और यहाँ पर जो है इफेक्ट्स लिखा हुआ है, इस पर चेक होना चाहिए, इस पर क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पे ये विंडो नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीसेट लिखे हुए हैं, ऑडियो इफेक्ट्स हैं, ऑडियो ट्रांजिशन है, वीडियो इफेक्ट और वीडियो ट्रांजिशन है। ऑडियो का जो है हम ऑडियो के लेक्चर में देखेंगे और प्रीसेट्स वगैरह हम फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे। पहले हम सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो इफेक्ट्स। वीडियो ट्रांजिशन भी जो है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि वो लेक्चर स्पेसिफिकली ट्रांजिशन के बारे में ही है। तो फिलहाल हम वीडियो इफेक्ट्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं खूब सारे वीडियो इफेक्ट पड़े हुए हैं। कुछ इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है प्रीमियर में, कुछ जो हैं अलग से आप प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें से 2-4 मैं आपको काम की चीज़ें बता देता हूँ। बाकी आपके पास ये सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है प्रीमियर प्रो को। अब सारे इफेक्ट्स को लगा के देखते रहें कि कौन सा इफेक्ट क्या करता है, तो उससे आपको कैसे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब आपकी क्रिएटिव फ्रीडम है। मैं सबसे पहले एडजस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक लाइटिंग इफेक्ट्स नाम का इफेक्ट है। अगर इसे मैं ड्रैग करके अपनी क्लिप के ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे एक ये लाइट टाइप की बन करके आ गई है। और यहाँ पर ये इफेक्ट पैनल के अंदर जो इफेक्ट कंट्रोल विंडो है इसके अंदर लाइटिंग इफेक्ट्स नज़र आ गया है। इस इफेक्ट के सामने यहाँ पर एफएक्स जैसे बना हुआ है ये एक निशान, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इफेक्ट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कट का निशान लग गया, और इसे क्लिक करता हूँ तो इफेक्ट ऑन हो जाएगा। तो एफएक्स पे क्लिक करने से टॉगल होगा इफेक्ट ऑन एंड ऑफ। तो अभी जो हमारा सीन है उसके अंदर क्या है कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रखा है सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास लाइटिंग कंडीशन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं थी। और पीछे ये जो है एक थर्ड पर्सन बैठा हुआ है जिसको हम जो हाईलाइट नहीं करना चाहते थे, बट उसकी तरफ लाइट ज़्यादा थी तो बेटर हाईलाइट हो रहा था। अब इस चीज़ को मैं शूट कर लाया हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा रीलाइट कर पाऊँ पोस्ट में। उसके लिए हम लाइटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं। एक बार मैं एफएक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, वापस लाइट ऑन हो जाएगी। अब मैं लाइटिंग इफेक्ट जहाँ लिखा हुआ है इस लिखे हुए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक सर्कल बना हुआ आ गया। सेंटर में अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको मैं मूव कर सकता हूँ लाइट को। यह साइड से मैं इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूँ, चौड़ाई इसकी। अगर मैं इससे थोड़ा सा आउटसाइड जाता हूँ तो यहाँ पे एक ये देख रहे हैं रोटेशन टाइप का एक बना हुआ आ गया सिंबल। अब मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। इसे मैं रोटेट करके और मूव करके थोड़ा इस तरफ ले आता हूँ। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। तो ऐसा करने पे अब मैं अगर बाहर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट आ गई और पीछे जो है वो जो थर्ड पर्सन था उधर अंधेरा हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इफेक्ट कंट्रोल विंडो में कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसका रीज़न यही है कि क्लिप में से डिसलेक्ट हो गई है। अगर मैं दोबारा क्लिप को सिलेक्ट करूँगा तो उसके ऊपर लगे हुए सारे इफेक्ट यहाँ नज़र आएंगे। इस इफेक्ट को मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। पहले ऐसा था, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कम हो रहा था क्योंकि लाइट पीछे ज़्यादा थी। रीलाइट करने पर सब्जेक्ट के ऊपर लाइट आ गई और पीछे जो है अंधेरा हो गया। तो ईजिली आपने जो अपने सीन को रीलाइट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ एडजस्ट को। ब्लर एंड शार्पन, इसमें जैसे बड़े इंटरेस्टिंग इफेक्ट हैं। ये कैमरा ब्लर है। कैमरा ब्लर को अगर मैं ड्रैग करके यहाँ डायरेक्टली भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ इफेक्ट कंट्रोल पैनल में। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी सही क्लिप सिलेक्टेड हो। जो क्लिप सिलेक्टेड होगी उसके ऊपर ये इफेक्ट लग जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ब्लर हो गया है। कैमरा ब्लर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये थोड़ा सा ब्लर इस तरीके से करता है फुटेज को कि आपकी जो अगर लाइट्स वगैरह सीन में है तो वो उनमें बोके टाइप का इफेक्ट आए जैसा रियल कैमरा ब्लर करने पे होता है। फिलहाल मुझे इस तरह का सीन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वही मास्क की कुछ ऑप्शंस बनी हुई हैं जैसे कि ओपेसिटी के अंदर थी।
तो मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ और यहाँ पे मास्क ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा अंदाजे से अपने कैरेक्टर्स के आसपास। आप जो है इस लेयर को हाइड करके भी ये चीज़ कर सकते हैं। अब जो है हमारे कैरेक्टर जो है वो ब्लर हो गए क्योंकि मास्क के अंदर वाली चीज़ों के ऊपर ये इफ़ेक्ट काम कर रहा है। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड पे मैं क्लिक करूँगा। अब ये रिवर्स हो गया और यहाँ पर जो है अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये बड़ी एक शार्प एज नज़र आ रही है। उसको ठीक करने के लिए मैं वापस इफेक्ट में जाता हूँ और मास्क फेदर जो है इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने फेदर बढ़ाया तो ये अब थोड़ा ग्रेजुअली जा रहा है इधर से उधर, लेकिन वापस से मास्क पे क्लिक करके ये भी देखना है कि ये अंदर की तरफ भी फेदर आता है। तो थोड़ा सा मैं इसको इतना बाहर रखता हूँ कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो है ब्लरीनेस बिल्कुल ना आए, वो शार्प रहें। तो मैं इसको थोड़ा आउटसाइड तक ले जाता हूँ। अगर आप स्क्रीन से बाहर जो है पॉइंट्स को मूव करने जाते हैं तो फिट से यहाँ पर आकर के मैं जैसे इसको मान लीजिए 25% कर देता हूँ तो मैं नीचे का एरिया भी देख पाऊँगा। मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्स को मूव कर लेता हूँ ताकि मेरा जो है कुछ भी कैरेक्टर्स वाला एरिया जो है वो ब्लर ना हो, सिर्फ बैकग्राउंड में ही ब्लर हो। वापस मैं इसको फिट कर देता हूँ। अब अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लर जो है सिर्फ पीछे काम कर रहा है। फिलहाल मुझे ब्लर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो ब्लर का परसेंटेज है उसको 25 से मान लीजिए 10 कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसे मैं ऑन ऑफ करता हूँ तो ये जो चीज़ है इस तरह काम कर रही है। अगर ये दोनों इफेक्ट मैं ऑफ कर देता हूँ तो फुटेज ऐसी थी। सिर्फ ये दो इफेक्ट लगाते ही, मैंने कोई कलर भी चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये दो इफेक्ट लगाने से ही थोड़ी सी मेरी फुटेज के अंदर डेप्थ आ गई है। कैमरा ब्लर को मैं फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी इफेक्ट भी है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्शनल ब्लर एक है, ये इसको अगर मैं लगाता हूँ तो ये बेसिकली क्या करता है, इसको मैं ब्लर की लेंथ बढ़ाता हूँ और यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और लेंथ बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं इस तरह का कुछ इफेक्ट बन रहा है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसको की लगा देता हूँ और 5 फ्रेम पहले आकर के मैं इसको 0 कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट की फ्रेम पे आके उसके बाद में 5 फ्रेम बाद जाकर इसको फिर से 0 कर देता हूँ। तो इसको थोड़ा पीछे करके अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये देखा आपने, ये थोड़ा ग्लिच टाइप का इफेक्ट आया। आपने म्यूज़िक वीडियोस के अंदर इस तरह के इफेक्ट्स देखे होंगे, तो इस तरह का आप इफेक्ट जो है इससे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्शनल ब्लर पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ इस इफेक्ट को। और एक इफेक्ट यहाँ पे अनशार्प मास्क नाम का इफेक्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो ये क्या करता है कि आपकी फुटेज मान लीजिए थोड़ी सॉफ्ट शूट हो गई है, आप चाहते हैं शार्पनेस उसके अंदर आ जाए पोस्ट में, तो आप शार्पनेस ला सकते हैं। पहले तो मैं इसको फुल कर देता हूँ यहाँ पर रेजोल्यूशन को, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। थोड़ा इसको बड़ा भी कर देते हैं। अब मुझे पता नहीं यूट्यूब के अंदर ये किस तरह का नज़र आएगा, बट मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको 200 कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी इमेज मेरी शार्प हो गई है। इसे ऑफ करके दिखाता हूँ, ये ऑफ। अब थोड़ी इमेज सॉफ्ट है, ऑन, थोड़ी इमेज शार्प हो गई, क्लियर नज़र आ रही है। ऑफ थोड़ी धुंधली हो गई है, ऑन थोड़ी क्लियर नज़र आ रही है। तो होपफुली ये आपको यूट्यूब में थोड़ा बहुत नज़र आ जाए, बट यहाँ पे क्लियरली बहुत इफेक्ट आ रहा है इस चीज़ का, अनशार्प मार्क्स का। फिलहाल मैं इसे भी ऑफ कर लेता हूँ। और इसी तरह से बहुत सारे ये इफेक्ट हैं, आप इनमें से अलग अलग कंपाउंड ब्लर है, चैनल ब्लर है, गॉसियन ब्लर है, आप सारे डाल के देखिए कौन सा ब्लर किस तरह काम करता है। तो एडजस्ट के अंदर एक हमने देखा था लाइटिंग टूल्स, एक ये एक्सट्रैक्ट नाम का फ़िल्टर है। अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूँ तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये कुछ कॉमिक टाइप का इफेक्ट हो गया, स्केच टाइप का। और इस इफ़ेक्ट को आप जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं, कितना पोर्शन आपने कैसा रखना है। और ये देख रहे हैं इस तरह का इफेक्ट जो है सिंसिटी टाइप का इफेक्ट आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चैनल के अंदर आप इन्वर्ट चैनल है, जैसे ये डाल के दिखाता हूँ। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा पुरानी म्यूज़िक वीडियोज़ के अंदर इस तरह के इफेक्ट डले होते थे, चैनल इन्वर्ट हो जाता था। ये मुझे वैसे खास बहुत पसंद नहीं है, तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा ये कलर करेक्शन के अंदर जो है कलर करेक्शन के सारे टूल हैं, बट ये अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं मोस्टली। इसमें एक ल्यूमेट्री कलर नाम की चीज़ है, ये अब कलर ग्रेडिंग के लिए, कलर करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर हमारा पूरा अलग से लेक्चर होगा, तो फिलहाल इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये मतलब कलर ग्रेडिंग करने के लिए टूल काम आता है, इसको हम इसके पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे डिस्टॉर्ट है। डिस्टॉर्ट में बड़े इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स हैं। जैसे पहला है कॉर्नर पिन। अगर मैं कॉर्नर पिन इफेक्ट लगाता हूँ तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ लगाने से। अगर आप यहाँ पे इफेक्ट जो लगा हुआ है उसके टेक्स्ट जो लिखा हुआ है कॉर्नर पिन, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कॉर्नर्स के ऊपर ये 4 पॉइंट बन करके आ गए हैं।
तो इससे आप जो है इन पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं और आप अपनी इस वीडियो की जो है शेप को चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह से शेप को इसकी चेंज कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कि लास्ट में मैंने ये एक इमेज लेके आया था जिसमें सिस्टम लगे हुए हैं। अब मान लीजिए जो वीडियो थी जिस पे हम काम कर रहे थे उसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पे कॉपी आ जाएगी। इसके ऊपर मेरा कॉर्नर पिन इफेक्ट लगा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी पिन्स को ऐसे एडजस्ट करता हूँ कि ये इस सिस्टम के चारों कॉर्नर से मैच हो जाए इस मॉनिटर के। तो आप देख पा रहे हैं कि ईजीली जो है मैं यहाँ पर, और मुझे अगर डिटेल में काम करना है तो फिट की बजाय मैं यहाँ पर जो है मान लीजिए 100% पे चला जाता हूँ तो थोड़ा और पास जाके देख पाऊँगा। अब इन कॉर्नर्स को मैं बेटर तरीके से यहाँ पर फिट कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अभी यहाँ पर, आप मतलब बात तो समझ ही गए हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमने फिट कर दिया है। फिर यहाँ स्क्रीन को फिट पे ले आते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे प्ले करता हूँ तो वीडियो चल रही है, थोड़ा सा ये अभी हैंग होगा इसलिए मैं इसको 1/4 पे वापस ले आता हूँ। तो अभी मैंने प्ले किया, अभी ये वीडियो आपको चलती नज़र आ रही है। अब ये एक सिस्टम के अंदर, ये मॉनिटर के अंदर फिट हो गई ये वीडियो कॉर्नर पिन से बड़े इजीली। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्टैटिक की बजाय वही मुझे मूविंग शॉट नज़र आए। अब मैं यहाँ पे नीचे वाली क्लिप को पकड़ करके अगर यहाँ पे स्केल करूँगा, इधर से मान लीजिए कुछ फ्रेम आगे जाके थोड़ा स्केल करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि स्केल तो हो गया लेकिन वो जो कॉर्नर पिन वाली फुटेज थी मेरी वो वहीं रह गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ 2 बार। फिटिंग हमारी हो गई अच्छी। उसके बाद मैं इन दोनों ही लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों ही क्लिप्स को, और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक नेक्स्ट की ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ये पूछेगा नेक्स्टेड सीक्वेंस का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ पीसी सीन। ओके, तो ये अब सिंगल लेयर बन करके आ गई है, यानी इस नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्टेड सीक्वेंस के अंदर वो दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो अंदर वो यहाँ पे देख रहे हैं पीसी सीन नाम से अलग से खुल गया। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें अभी भी सेपरेट है, इनके अंदर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं ओरिजिनल जो मेन सीक्वेंस था ये बाइक डायरीज़ वाला, इसके अंदर आऊँगा तो ये मुझे एक सिंगल सीक्वेंस नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि सीक्वेंस के अंदर आप, नेक्स्टेड सीक्वेंस के अंदर आप छोटे सीक्वेंसेस डाल सकते हैं। तो ये उस तरह से हमने ये चीज़ बनाई है। अब इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पे ला करके इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर स्केल पे की लगाता हूँ और कुछ फ्रेम आगे जा कर के यहाँ पे जो है स्केल को बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अब वो पूरी की पूरी जो है चीज़ लग रही है। कैमरा इसके अंदर मूव कर रहा है, सीन के कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जा रहा है और वहाँ पर वो चल भी रहा है इंटरव्यू जो है। तो इस तरह से आप अगर जो है मल्टीपल फुटेज को एक साथ आपने स्केल वगैरह करना हो तो ऐसे अलग सीक्वेंस बना के, नेक्स्टेड सीक्वेंस बना करके आप उसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो है वापस मैं ओरिजिनल उस पर आ जाता हूँ फुटेज पे। इसके ऊपर जो इफेक्ट मैंने लगाया था ये, इसको डिलीट कर देते हैं कॉर्नर पिन को। इसके अलावा यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसकी कर्वेचर को बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। कई बार हमारे कुछ लेंसेज होते हैं वाइड लेंस, वो इस टाइप की वीडियो शूट करते हैं तो उसको ये इफेक्ट लगा करके हम वापस से कॉम्पनसेट करके स्ट्रेट कर सकते हैं। इस चीज़ के ये काम आता है। तो अगर डिस्टॉर्टेड फुटेज आ रही है आपके लेंस से तो आप लेंस डिस्टॉर्शन इफेक्ट को इस्तेमाल करके उसे वापस ठीक कर सकते हैं। बट इसका एक बड़ा और इंटरेस्टिंग यूसेज है, इससे आप एक बड़ी क्रिएटिव ट्रांजिशन भी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको ट्रांजिशन वाले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर एक मिरर इफेक्ट है, इसे लगाते हैं। लगाने से कुछ भी नहीं हुआ। ये इफेक्ट मैंने रैप जी की म्यूज़िक वीडियो में इस्तेमाल किया था, अगर आप लोगों ने वो देखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिरर इफेक्ट लगाने से अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है यहाँ पर है। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ला सकता हूँ। जहाँ पे भी मैं एंकर पॉइंट को लेकर के आऊँगा वहाँ से लेफ़्ट की फुटेज जो है उसको ये राइट साइड को मिरर कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन एंगल को 0 की बजाय 180 करता हूँ तो ये बिल्कुल फ्लिप हो जाएगा। अब जो राइट की इमेज है उसको ये लेफ़्ट साइड को रिफ्लेक्ट कर देगा। तीसरा, अगर मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ एंगल को तो ये ऊपर से नीचे की तरफ को रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। तो ये इस तरह का इफेक्ट आएगा। अब क्या है कि इसके अंदर हम थोड़ी सी और क्रिएटिविटी अगर लगाएं, यहाँ पर आगे डिस्टॉर्ट के अंदर ये और भी इफेक्ट्स हैं, जैसे ये वेव वार्प का इफेक्ट है। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो लगाते ही ये देख रहे हैं पूरे के ऊपर वेव्स बन करके आ गई हैं। फ़िलहाल मैं इसको एक बार हाइड करता हूँ और इस वेव वार्प के ऊपर एक ये मास्क का ऑप्शन भी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इधर से इधर एक मास्क लगा लेता हूँ। इन पॉइंट्स को नीचे कर लेते हैं। अब मैं वापस से वेव वार्प को ओपन करता हूँ तो ये सिर्फ मास्क वाले एरिया के अंदर इफेक्ट नज़र आएगा, बाकी नहीं आएगा।
नीचे आप देख रहे हैं थोड़ी सी एजेस इसकी ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पिनिंग की ऑप्शन है, तो नन की बजाय यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एजेस को हम पिन कर देते हैं, तो उससे जो है ये जो एजेस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। और ये जो वेव का जो हाइट है ये यहाँ से आप थोड़ी कम कर सकते हैं, इसको 5 कर लीजिए और थोड़ा सा वेव विड्थ को आप जो है 60 कर लीजिए। अब इसमें खास बात क्या है कि ये एनिमेटेड रहता है वेव वाला इफेक्ट। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये वेव जो है मूव कर रही हैं, तो एक ये वाटरी सा इफेक्ट बन के आ रहा है नीचे। तो बेसिकली आप प्ले अराउंड कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ में। फ़िलहाल जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वेव इफ़ेक्ट को और मिरर इफ़ेक्ट को भी, या फिर इसको हम 180 कर देते हैं और इस तरह की जो चीज़ है ये इससे क्रिएट कर लेते हैं। आप इसको देख रहे हैं जो रिफ्लेक्शन सेंटर है इसको भी की कर सकते हैं आप, यहाँ से जो है मूव करते हुए इस तरह के इफेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये टोटली आपके हाथ में ये सब चीज़ें, आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। अब डिस्टॉर्ट को हम कोलैप्स कर देते हैं, आगे जनरेट के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 कलर ग्रेडियंट सबसे ऊपर लिखा है, ये आपको डाल के दिखा देता हूँ। अगर मैं ये इफेक्ट को यहाँ पे डालता हूँ तो ये बेसिकली 4 कलर ग्रेडियंट बन गया जैसा कि लिखा था। इसको आप यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है, यहाँ पे नन की बजाय अगर मान लीजिए मैं इसको ऐड पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। अगर मैं इसे ओवरले पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा जैसे कि ये कुछ डिस्को टाइप का, क्लब टाइप का फीलिंग आ जाएगी। इनके अंदर ये कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं और ये जो रैंप है इसको यहाँ लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको मूविंग लाइट्स का इफेक्ट चाहिए तो आप इन पॉइंट्स को एनिमेट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सभी इफेक्ट्स जो हैं ये आपके आर्टिस्ट माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं। हर एक इंसान हर एक इफेक्ट को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है और हर एक इफेक्ट हर एक सिचुएशन में अलग तरीके से काम कर सकता है। तो आपको बेसिकली देखना है आप किस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये ग्रिड का इफेक्ट है, इसको अगर आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं ग्रिड बन करके आ जाएगी। इसमें भी अगर आप ब्लेंडिंग मोड कर लेते हैं मान लीजिए ओवरले का, तो ग्रिड यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इसको एनिमेट कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रिड के बॉर्डर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह की आप ट्रांजिशन बना सकते हैं। ठीक है, आप एंकर पॉइंट से मूव कर सकते हैं चीज़ों को और दोनों एक्सिस के अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली हर इफेक्ट जो है उसको मल्टीपल तरीके हैं यूज़ करने के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है जो लेंस फ्लेयर है, इसको अगर मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक बड़ी अच्छी सी लेंस फ्लेयर बन के आ जाती है। बाकी अगर आप इस फ्लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं इफेक्ट्स में तो आप देख रहे हैं इसको आप मूव भी कर सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ डाल देता हूँ और जो अगर मुझे चाहिए तो मैं इस के ऊपर की भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने फ्लेयर सेंटर पे यहाँ पे की लगा दी और कुछ फ्रेम बाद जा करके वापस से फ्लेयर सेंटर जो है इसको इस तरह से मूव कर दिया तो ये फ्लेयर मेरी जो है एनिमेट होती हुई नज़र आ जाएगी मुझे। बट ये डिफ़ॉल्ट फ्लेयर थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा यहाँ पे 105 mm प्राइम है, ये थोड़ी सी बेटर लगती है इससे, क्योंकि इसमें वो सर्कल वगैरह जो कलर्ड वाले हैं वो थोड़े कम नज़र आते हैं। तो ये था लेंस फ्लेयर, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल। अब जनरेट को हम बंद करते हैं। अब ये है कीइंग के अंदर जो है बहुत सारी तरह की आप कलर की लगा सकते हैं, डिफरेंस मैट बना सकते हैं, लूमा की लगा सकते हैं। जैसे लूमा की आपको बता देता हूँ इस केस में, यहाँ पे मैंने इसको डाला तो लूमा की क्या करती है कि आपकी अभी जो सारी लाइट्स हैं उसको हाइड कर दे रही है, उसको गायब कर दे रही है। तो जो लूमा है इसको समझाने के लिए पहले मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ इस इफेक्ट को। इस वीडियो को उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ जो पीसी वाली वीडियो थी उसके ऊपर। अभी ये कंप्लीट नज़र आ रही है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ल्यूमिनोसिटी के हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें से जो है काफ़ी सारी चीज़ें गायब हो गई हैं और जो नीचे की जो है फुटेज नज़र आ रही है। अगर मैं इसकी 100% जो थ्रेशोल्ड है इसको कम करता हूँ तो आप देख रहे हैं वापस मेरी फुटेज पूरी नज़र आ गई है, और थ्रेशोल्ड बढ़ाता हूँ तो इस तरह से हो गई। तो आप इसके ऊपर भी की लगा करके ट्रांजिशन बना सकते हैं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी, और कट ऑफ को आप चेंज करके आप पूरा गायब करना है पूरा गायब कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो इस तरह का क्रिएटिव इफेक्ट आप बना सकते हैं। बाकी कीइंग के बारे में भी आगे भी डिस्कशन हम करेंगे क्योंकि हमें ग्रीन स्क्रीन के टाइम पे भी इसको यूज़ करना है। यहाँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, यूटिलिटी। ट्रांजिशन के अंदर क्या है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन बनी हुई है। ये ब्लॉक डिज़ोल्व, जैसे मैंने इसको इस पर डाला, अगर मैं ब्लॉक डिज़ोल्व की ट्रांजिशन कंप्लीशन को ऐसे बढ़ाता हूँ तो ये डिज़ोल्व होकर के नीचे वाली फुटेज नज़र आ जाएगी। और जब ये डिज़ोल्व हो रहा है तो आप ब्लॉक जो है इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, और जैसे मैं इसको एक सेक्शन में पूरा बढ़ा देता हूँ। अब आप डिज़ोल्व करेंगे तो ये इस तरह का कुछ इफेक्ट बन करके आएगा ब्लाइंड्स टाइप का। ठीक है, तो हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर डिज़ोल्व करूँगा तो थोड़े बड़े ब्लाइंड्स की तरह से थोड़े चौड़े स्ट्रिप्स जाएंगी। तो ये अलग अलग तरीके से आप इनको इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक डिज़ोल्व को डिलीट कर देते हैं। लीनियर पाइप है, सबसे बेसिक ट्रांजिशन यही होती थी पहले।
इसको बस जो है लीनियर लेफ्ट साइड की तरफ चला गया। अगर आपने इसको वाइप एंगल को 0 कर दिया तो जो है इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो जाएगी, 180 कर दोगे ऊपर से नीचे हो जाएगी। तो ये इजीली आप, और इसके अंदर ये फैदर की ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा दोगे तो ये फैदर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ डिस्टॉर्ट के अंदर ही एक और इफ़ेक्ट है, ये वार्प स्टेबलाइज़र का। ये आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, इसके ऊपर Q&A सेशन के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी। ये आपकी जो शेकी फुटेज अगर आपने हैंड हेल्ड शूट की हो उसको स्टेबल करने का काम आता है। तो चेक कर लेते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 क्लिप्स रखी हुई हैं। ये मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है शेकी फुटेज है, हिल हिल के आ रही है ये, और जो है ये भी एक फुटेज है, ये भी बहुत शेकी है। ये 2 फुटेज मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ताकि आपको समझा सकूं कि वार्प स्टेबलाइज़र किस तरह काम कर सकता है और कहाँ ये काम करता है, कहाँ ये काम नहीं करता है। तो ये दोनों शेकी फुटेज हैं, एक ये लेफ्ट से राइट की तरफ को कैमरा पैन हो रहा है, थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, और दूसरी ये कि टॉप से नीचे की तरफ बहुत रोटेशन है इसके अंदर। इसमें पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, रोटेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑड भी है थोड़ी सी, और इसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्टेबल है। अब हम एक काम करते हैं, वार्प स्टेबलाइज़र को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया ये एनालाइजिंग इन द बैकग्राउंड आने लग गया, और यहाँ पर 7%, 8% ये सभी फ्रेम्स को एनालाइज कर रहे हैं। मीनवाइल हम दूसरे वाले वीडियो पे चलते हैं, यहाँ पे भी वार्प स्टेबलाइज़र को ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, तो ये भी एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड शुरू हो गया। इधर भी वही 6%, 8% ये परसेंटेज बढ़ रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बेसिकली ये फुटेज जो हैं वो दोनों स्टेबल हो जाएंगी। तो इसको थोड़ी देर चलने देते हैं। अब ये स्टेबलाइजिंग लिखा आ गया, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, अब स्टेबल हो जाएगी। ये वाली भी हो गई, ये भी हो गई। तो अगर इसे हम प्ले करके देखें अब, तो आप देख सकते हैं कि फुटेज जो है स्टेबल हो गई है, और ये फुटेज भी। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी, ये फुटेज जो है ये काफ़ी अच्छी स्टेबल हुई है, देखिएगा अगर प्ले करें इसे, ये काफ़ी बढ़िया स्टेबल हुई है। लेकिन एंड में जा करके यहाँ पर आपने देखा लास्ट के कुछ फ्रेम में गाड़ी का जो बैक साइड देखिए वो थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, तो वीडियो यहाँ पर स्ट्रेच हो रही है। ऐसी जो दूसरी फुटेज है उसके अंदर शुरू से ही अगर आप देखें तो काफ़ी इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है। ये देखिए बोनट जो है इसका, ये आगे पीछे को हो रहा है, ये काफ़ी इसमें स्ट्रेचिंग नज़र आ रही है हमें। फिर भी बहुत ही अच्छी इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत अच्छा काम कर दिया है। बस इस वाली फुटेज में थोड़ा सा एंड में जो ये बोनट स्ट्रेच हो रहा है, अगर आप पिछली गाड़ी को देखेंगे तो वो भी इस तरह से पूरी स्ट्रेच हो रही है। तो ये जो चीज़ है पूरी की पूरी वीडियो के ऊपर ही लगी हुई है। इसका रीज़न क्या है, अगर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे जो वार्प स्टेबलाइजर का इफेक्ट है उसमें लिखा हुआ है सब स्पेस वार्प। मेथड जो है इसका वो सब स्पेस वार्प है। इसकी बजाय अगर मैं इसे पोजीशन, स्केल और रोटेशन करता हूँ कि सिर्फ पोजीशन, स्केल और रोटेशन के हिसाब से हमें स्टेबलाइज करना है फुटेज को, और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ चेंज आएगा। अब अगर मैं प्ले करता हूँ फुटेज को तो ये स्टेबल है, ठीक है, कोई अभी तक ज़्यादा वैसा वो नहीं हुआ। और ये लास्ट में भी जो वो बेंडिंग हो रही थी वो चीज़ अब ठीक हो गई है, अब सिर्फ कैमरा एंगल उसके हिसाब से मूव हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम हमारी इसे सॉल्व हो गई है। कुछ केस में जो सबस्पेस वार्प है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, कहीं पे पोजीशन, स्केल, रोटेशन काम करता है बेटर। वो आपको देखना है कि आपकी वीडियो के अंदर क्या क्या है। इस केस में पोजीशन मूव हो रही थी कैमरे की, और जो है रोटेशन भी मूव हो रही थी, स्केल भी मूव हो रहा था, इसलिए हमने ये यूज़ किया। अब ये लास्ट वाला जो है इसमें भी अगर मैं सबस्पेस वार्प की जगह पोजीशन, स्केल और रोटेशन यूज़ करता हूँ दोबारा से स्टेबलाइज होगा। अब प्ले करते हैं इसको तो बेंडिंग कम हो गई है, थोड़ा सा फुटेज कम स्टेबलाइज लग रही है, थोड़ी जर्क ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो जो बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो रही थी वो चीज़ नहीं हो रही है। तो ये गिव एंड टेक रहता है इसका। अगर आप समझना चाहते हैं इसके पीछे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे फ्रेमिंग जो है यहाँ पे लिखा है स्टेबलाइज, क्रॉप और ऑटो स्केल। इसको मैं अगर सिर्फ स्टेबलाइज ओनली पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है। ये साइडों में आपको ब्लैक एजेस नज़र आएंगे, नीचे भी थोड़ा सा, इधर को भी। तो ये स्टेबलाइज करता है फुटेज को, उसके लिए ये थोड़ा सा फुटेज को जब सेंटर में रखता है तो पूरी की पूरी फुटेज मूव करके लेफ्ट या राइट साइड को कहीं पे निकल जाती है। तो वो जो बॉर्डर्स हमारे ब्लैक आ जाते हैं उनको फिल करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं स्टेबलाइज, क्रॉप और ऑटो स्केल की। अगर मैं सिर्फ क्रॉप करता हूँ तो जो है अब स्टेबलाइज हो गई फुटेज और क्रॉप हो गई है, सेंटर में आ गई है, लेकिन जो कॉर्नर हैं तीनों चारों तरफ जो है ये ब्लैक बॉर्डर अब आ गया है। तो ये ब्लैक बॉर्डर को आप मैनुअली भी स्केल कर सकते हैं, बाकी यहाँ से ऑप्शन से अगर ऑटो स्केल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको सिर्फ स्टेबलाइज ओनली पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर आ गया है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, और ये बॉर्डर मूव कर रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगातार। अगर मैं इसको स्टेबलाइज एंड क्रॉप करता हूँ तो ये सेंटर करने की कोशिश करेगा उसको, स्टेबलाइज फुटेज को, इधर चारों तरफ बॉर्डर आएगा। और इसको ठीक करने के लिए जो है हम ऑटो स्केल पे क्लिक कर लेते हैं, और अब जो है वो अपने आप फुटेज को स्केल कर देता है। आप इसको मैनुअली भी स्केल कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है।
तो ये था आपका वार्प स्टेबलाइज़र। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेरा काफ़ी रेगुलर यूज़ होता है, क्योंकि कई बार जो होता है कि आप गिम्बल में शूट नहीं कर पाते, हैंड हेल्ड शूट करके लाते हैं कुछ, और फुटेज आपको इंटरेस्टिंग लग रही होती है लेकिन यूजेबल नहीं होती, तो उसको आप इस तरह से यूजेबल बना सकते हैं। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट्स। तो आज आपने देखा कि ये टाइमली मैपिंग कैसे कर सकते हैं, इस टाइप का इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं, स्पीड रैंपिंग वाला, और ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपने देखे जो मैंने आपको लगा के दिखाया। इसमें से काफ़ी को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपने देखा। बाकी सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप ड्रैग कर करके ड्रॉप करके देखें। सबसे अच्छा तरीका यही है सीखने का, सारे इफ़ेक्ट लगा लगा के देखें बार बार, और देखें कि इससे कैसा इफेक्ट आ रहा है और कौन सी टाइप की फुटेज पे कैसा इफेक्ट आ रहा है। हर एक इफेक्ट जो है अलग फुटेज पे अलग तरह से रिजल्ट आपको दे देता है। और आप जिस भी चीज़ के आगे ये स्टॉप वॉच का निशान देखते हैं, सर्कुलर सा घड़ी का निशान, वो आप एनिमेट कर सकते हैं। तो आप हर इफेक्ट के अंदर भी अगर देखेंगे बहुत सारे इस तरह के निशान बने होंगे, तो वो सब चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, एनिमेटेबल हैं। उनको आप एनिमेट करके डिफरेंट टाइप के जो है इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इफेक्ट्स के एंड में आपने ट्रांजिशन भी देखी, कुछ ब्लॉक डिजॉल्व वगैरह, वो बेसिक ट्रांजिशन थी। लेकिन हमारा जो अगला लेक्चर है वो प्रॉपरली ट्रांजिशन के ऊपर ही है। तो उसमें हम समझेंगे ट्रांजिशन होती क्या है, किस किस टाइप की होती हैं, आप कैसे अपनी कस्टम ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे।